केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में मैं 11 दिन तक इस घाटी में रहा। मेरा जन्म इसी घाटी में हुआ। बचपन और किशोरावस्था यहीं बीती। बाद के दौर में कुछ दिनों के लिए जाना तो हुआ, लेकिन घाटी में हो रहे बदलाव ज्यादातर मैं महसूस नहीं कर पाया। इस बार केदार घाटी की हर उप घाटी में गया और कई तरह के बदलाव देखे। सबसे बड़ा बदलाव हिमालय में देखा। मैं अपने मोबाइल वाले कैमरे से हिमालय की तस्वीरें लेने के प्रयास करता रहा, लेकिन वैसी तस्वीरें नहीं आई जैसे नजारे आंखों से दिख रहे थे। जो देखा वो ये है कि हिमालय में अब 30-35 साल पहले के मुकाबले बर्फ बहुत कम हो गई है। पिछले 2 महीने में एक बूंद भी बारिश न होने से भी हालात बिगड़े हुए हैं। फिलहाल इस घाटी को उपचुनावों के नतीजों के साथ ही बारिश का भी इंतजार है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों को बर्फबारी का। इन सभी मुद्दों पर बहुत कम शब्दों में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बात बोली की चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। अपने 11 दिनों के केदार घाटी के प्रवास के दौरान मैं अलग अलग क्षेत्रों से होकर हिमालय के नजदीक पहुंचा। मंदाकिनी घाटी में सोनप्रयाग और त्रिजुगी नारायण तक, तो मधमहेश्वर घाटी में मनसुना तक, तल्ला नागपुर क्षेत्र में कनकचौरी और मोहनखाल तक। हर जगह से हिमालय को देखा और महसूस किया कि जिस हिमालय से आंखें खुलने के साथ ही साक्षात्कार हुआ था, जिस हिमालय को न सिर्फ किताबों में पढ़ा बल्कि खुद भी महसूस किया, वह हिमालय अब वैसा नहीं रहा। मैंने हिमालय की चोटियों को दूर से देखकर ही महसूस किया कि अब पहले की तुलना में बर्फ बहुत कम हो गई है। मोबाइल कैमरे से तस्वीरें लेते हुए लगा कि मेरे पास भी एक अच्छा कैमरा होता तो जो दिख रहा है उसे कैमरे में कैद कर पाता। फिलहाल मुझे इसी कैमरे से संतोष करना पड़ा और आपको इन्हीं धुंधली तस्वीरों से संतोष करना पड़ेगा। हिमालय पर बर्फ कम होने की अपनी आशंका को दूर करने के लिए मैंने अलग अलग क्षेत्रों में उम्र दराज लोगों से पूछा कि क्या पहले भी इस सीजन में इतनी ही बर्फ हिमालय की चोटियों पर होती थी। सभी ने यही बताया कि पहले इस सीजन में इससे जो अब है काफी ज्यादा बर्फ होती थी। कुछ लोगों ने ऐसी चोटियां भी दिखाई जिनके बारे में उनका कहना था कि उन चोटियों पर पहले पूरे साल बर्फ रहती थी, अब साल में करीब 4 महीने ये चोटियां बिना बर्फ की होती हैं। कहने का मतलब ये कि हिमालयी ग्लेशियरों के पीछे हटने की बात जो अब तक हम सिर्फ अध्ययनों के हवाले से पढ़ते थे, उसे अब अपनी आंखों से देखकर भी महसूस कर सकते हैं। हिमालयी ग्लेशियरों के पीछे हटने यानी कि स्नो लाइन पीछे हटने का यह सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। ऐसा हम खुद भी महसूस कर सकते हैं। हाल में किया गया एक अध्ययन बताता है कि पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे हटने से ग्लेशियल झीलों का आकार बढ़ रहा है और उनके फटने से आकस्मिक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यह अध्ययन कश्मीर, हिमालय के लिद्दर बेसिन और लद्दाख में सुरु बेसिन में किया गया था। उत्तराखंड हिमालय की बात करें तो पता चलता है कि पिंडारी ग्लेशियर पिछले 60 सालों में आधा किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। ग्लेशियरों का इस हालत में पहुंचना और हिमालय की चोटियों पर बर्फ की मात्रा कम हो जाना एक बड़ा संकेत है इस बात का कि हिमालयी ग्लेशियर खतरे में हैं और इसकी मुख्य वजह है मानवीय हस्तक्षेप। भारी भरकम निर्माण और जरूरत से ज्यादा चौड़ी सड़कों को लेकर बार बार आगाह किया जा चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार मानसून की विदाई के बाद अब तक इस क्षेत्र में बारिश न होने के कारण भी हिमालय की चोटियों पर बर्फ कम हो गई है। होता यह है कि मानसूनी बारिश में बर्फ तेजी से पिघलती है, लेकिन मानसून के बाद स्थानीय कारणों से या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है उससे हिमालय की चोटियों पर बर्फ गिरती है। इस बार पिछले 2 महीनों से बारिश लगभग बंद है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अक्टूबर से 22 नवंबर 2024 तक उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में या तो बारिश हुई ही नहीं है या नाम मात्र की हुई है। इससे पहले सितंबर के आखिरी 3 हफ्तों में भी बारिश नहीं हुई थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच राज्य में सिर्फ
3.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य रूप से इस दौरान 35.5 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। यानी कि सामान्य से 99% कम बारिश हुई है। केदार घाटी वाले रुद्रप्रयाग जिले में इस दौरान 1.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य रूप से 27.1 मिलीमीटर बारिश होती है। फिलहाल केदार घाटी और यहाँ की हिमालयी चोटियों को बेसब्री से बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। बारिश और बर्फबारी के साथ ही केदार घाटी उपचुनाव के नतीजों का भी इंतजार कर रही है। मैं उपचुनाव के सिलसिले में ही इस घाटी में था, लिहाजा एक छोटा सा विश्लेषण मैं समझता हूं उपचुनाव पर किया जाना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में उनका उम्मीदवार ही जीत रहा है। नतीजे आने से पहले ऐसे दावे करना लाजमी है, लेकिन धरातल में जो स्थितियां रही उस पर ध्यान दें तो पूरे चुनाव में बीजेपी हताश और निराश नजर आई। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल का मंच पर रो पड़ना इसी निराशा को दिखाता है। इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मंदिर यहाँ ले गए, मंदिर वहाँ ले गए और यात्रियों को वहाँ ले गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, केदार बाबा का मंदिर कहीं कभी नहीं जा सकता। इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनको वही बाबा देखने वाला है। इन्होंने देश में भी इसी तरह की राजनीति की है। और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी झंडे डंडों में बेशक आगे रही हो, लेकिन एकजुट होकर चुनाव लड़ने में कांग्रेस का पलड़ा ही भारी रहा। बीजेपी में कई तरह के भितरघात नजर आए, लेकिन गुटबाजी में नाम कमा चुकी कांग्रेस में इस बार ऐसी कोई गुटबाजी नजर नहीं आई। उपचुनाव प्रचार खत्म होने तक भी बीजेपी हताश और निराश थी, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही बीजेपी ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि वह जीत रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड का जिक्र किया, इससे बीजेपी कांग्रेस से आगे बढ़ गई। यह एक बेहद हास्यास्पद तर्क है। सच यह है कि उत्तराखंड में हमने कहीं भी प्रधानमंत्री की मन की बात का जिक्र नहीं सुना। 99% वोटर्स ने तो मन की बात सुनी ही नहीं। फिर इस मन की बात से चुनाव कैसे पलट गया, यह सोचने वाली बात है। जीत के दावे के पीछे बीजेपी का एक तर्क यह भी है कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के उस प्रचार का जवाब दे दिया था जिसमें सरकार पर केदारनाथ यात्रा को विफल करने की साजिश करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आखिरी 2 दिनों में शराब और पैसे का खुला खेल हुआ है, इसलिए जीत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो कुछ घंटे बाद तय हो ही जाना है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से संगठित होकर चुनाव लड़ा वह एक अच्छा संकेत था। इंडिया गठबंधन भी लगातार चुनाव में बना रहा। कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आपके बीच में आए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। हम पूरे देश के पैमाने पर इंडिया गठबंधन है, जो इस देश के भीतर विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है। और इंडिया नाम का यह गठबंधन इसलिए है क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज के दिन पर इस देश के भीतर जिनकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए एक बड़े खतरे के रूप में खड़े हैं। लोकतंत्र के जरिए चुन करके संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में पहुंचने वाले लोग आज के दिन पर इस देश के भीतर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के भीतर संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ ये इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन की हैसियत से यहाँ केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनोज रावत जी, उनके समर्थन में हम सारे लोग आपके बीच में आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी अवश्य देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।